हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं दिव्यांश निशित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम लोग एक नई थ्योरी यानी कोहलबर्ग की थ्योरी को समझेंगे। अभी हम लोग पियाजे की और वाइगोत्स्की की थ्योरी को समझ चुके हैं। आज बारी है कोहलबर्ग की थ्योरी की शुरुआत करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या इनका पूरा नाम था? लॉरेंस कोहलबर्ग, राइट। एंड ये थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, राइट, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक। और इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1927 में इनका जन्म हुआ है, 1987 में इनकी डेथ हुई, राइट। ओके, एंड इसी के साथ साथ अभी जैसे हमने जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की को पढ़ा था तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। बट यहाँ पर जब कोहलबर्ग की बात आ रही है तो कोहलबर्ग ने बात करी है नैतिक विकास की, राइट, कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका नैतिक विकास कैसे होता है, किन अवस्थाओं में होता है, किन स्तरों पर होता है, राइट। तो यहां पर कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसको कहा जाता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक बात। तो चलिए अब इसको जब शुरुआत करते हैं तो बेसिक सी चीज अपन लोग यहां पर पहले समझते हैं कि जब इन्होंने मोरालिटी की बात करी है, राइट, यानी नैतिकता, ठीक बात है, तो नैतिकता क्या होती है ना। इंपॉर्टेंट चीज तो ये, क्योंकि इनकी जो भी थ्योरी है वो नैतिकता के ही तो चारों तरफ है। इट मींस कि क्या होती है हमारी मॉरल वैल्यूज, राइट, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, क्या हमारे मूल्य होने चाहिए जो हम अपने समाज में रह रहे हैं। तो उसके हिसाब से किन किन अवस्थाओं में एक बच्चा डेवलप करता है और क्या क्या चीजें सीखता है, कैसा उसका दिमाग ग्रो करता है, राइट। तो इसके लिए जब मोरालिटी की बात आती है तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सही और गलत में क्या अंतर है। अगर हम बेसिक्स की बात करें, राइट, कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक बात है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली मोरालिटी यानी नैतिकता की बात कोहलबर्ग ने करी है। तो इनके लिए आपको जानना जरूरी है कि इन्होंने 3 लेवल्स की बात करी है और जिनके अंडर 6 स्टेजेस आती है, राइट, यानी 3 लेवल्स और हर लेवल के अंडर 2-2 स्टेजेस हैं, राइट। ये 3 लेवल हैं तो हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो इस तरीके से 3 तो इनके लेवल हो गए और उन 3 लेवल में इनकी 6 अवस्थाएं हैं, ठीक बात। अब इन 3 स्तरों को और उन 6 अवस्थाओं को भी हम समझेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक टर्म और इनकी थ्योरी में बहुत आता है, दैट इज डिलेमा, राइट। डिलेमा मतलब दुविधा। दुविधा के केस में एक इन्होंने जो एक स्टोरी रखी है वो काफी फेमस स्टोरी रही है, दैट इज हाइंस की स्टोरी, ठीक है। हाइंस की स्टोरी क्या है, इस स्टोरी को भी अभी हम लोग समझेंगे, राइट, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो बातें करी है उसमें एक डिलेमा टर्म आया है जिसमें दुविधा की स्थिति होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये करूं तो क्यों करूं, वो करूं तो क्यों करूं, मतलब जो भी एस्पेक्ट है उनके पीछे के तर्क संगत कारण होने चाहिए, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने इस थ्योरी में। तो गाइस चलिए, जब बात आती है यहाँ पर मोरालिटी की और इनके नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो उसमें जो 3 स्तर हैं और उनके अंदर जो 2-2 अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को समझते हुए चलते हैं। तो गाइस जब बात आती है प्री कन्वेंशनल की, तो प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व परंपरागत, यानी 3 से 8 या 10 वर्ष की आयु में आप मत जाइएगा, बिकॉज आयु सब जगह कुछ अलग अलग दी हुई है। तो फिलहाल आप उसमें उतना ज्यादा मत फंसिए, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर वो अपनी मोरालिटी या अपनी नैतिकता खुद से विकसित कर सके। तो यहाँ पर इसकी जो मोरालिटी है वो क्या है, यानी इसको सही गलत, मोरालिटी का मतलब हमने क्या समझा था, सही या गलत, है ना, यही तो चीज हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर सही गलत इसके हिसाब से वो है जो इसके पेरेंट्स यानी इसके बड़ों ने इसको बताया। यानी यहाँ पर जो इसकी मोरालिटी है ये दूसरों के हिसाब से है। अभी इसके अंदर खुद से अपनी नैतिक या कौन सी चीज सही है गलत है वो नहीं बता सकता। तो जो बड़े ने कह दिया सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, राइट। अब जब इसमें आप देखते हो कि इसकी 2 अवस्थाएं कौन सी दी हैं, तो पहली अवस्था दी गई है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन यानी दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता। दूसरी दी गई है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन या इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन यानी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। क्लियर। अभी इनके मीनिंग्स की टेंशन मत लीजिएगा, इनको अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है लेवल, दैट इज कन्वेंशनल लेवल, यानी जिसको हम बोलते हैं परंपरागत स्तर। यहां पर बच्चे की उम्र वही 8 से 13 वर्ष या टीनेज जो भी है, तो यहां पर भी इसकी मोरालिटी अभी ये उतना विकसित नहीं हुआ कि खुद से डिसीजन सही या गलत के ले सके।
लेने लगते हैं, लेकिन मोस्टली जो इनकी होती है मोरालिटी या सही गलत की पहचान, वो इनकी समाज यानी सोसाइटी, बिकॉज इस एज का बच्चा जो होता है वो समाज में इंटरेक्शन करने लगता है, उसके अपने ग्रुप्स बनने लगते हैं, राइट, वो बाहर घर से निकलने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इनकी मोरालिटी है वो समाज पे निर्भर हो जाती है। जहां से जो चीज समझ में आई, जिसकी बात अच्छी लगी वो चीज सही है, जिसकी गलत लगी वो बात गलत है, राइट। तो इन दैट केस कन्वेंशनल लेवल में जब बात आती है दो अवस्थाओं की, कौन सी, गुड बॉय गुड गर्ल, ओरिएंटेशन यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की, उन्मुखता, और दूसरा है सोशल कंफॉर्मिटी या अथॉरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स यानी सामाजिक अनुरूपता, ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट कन्वेंशनल की जब बात आती है तो 13 वर्ष से ऊपर या टीनेजर से ऊपर जब होते हैं ना, तो सोचने में माहिर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो इनकी मोरालिटी है ये खुद से डिसाइड करने लगते हैं, ठीक है। ये खुद से तय करते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है, ठीक बात है। और ये मोरालिटी का सबसे हाई लेवल होता है, यानी उच्च स्तर होता है जहां तक सब पहुंच भी नहीं पाते, राइट। तो इन दैट केस यहां पर जो दो अवस्थाएं वो कौन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, और दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यानी सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। मैं अब आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जब मोरालिटी की बात आ रही है और एक बच्चे के नैतिक विकास की बात आ रही है, तो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है एक स्कूल, राइट। तो एक स्कूल है, कहानी समझिएगा सिर्फ। उस स्कूल में एक बड़े क्लास का बच्चा है, वो किसी छोटे क्लास के बच्चे को किसी भी गलती की वजह से उस पर नाराज हो जाता है एंड उसको पीटने लगता है, राइट। लंच टाइम होता है, रिसेस पीरियड, एंड वहां पर वो उस बच्चे को, छोटे बच्चे को पीटने लगता है। अब जाहिर सी बात है, लंच टाइम है, सब बच्चे घूम रहे हैं, तो वहां पे खाली दो बच्चे नहीं होंगे, तो बड़ा वाला छोटे को पीट रहा है, उसके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, सबके सोचने के अपने अलग अलग लेवल हैं, राइट। पहला एक समझ लीजिए, जो बच्चा पिट रहा है उसके साथ एक उसका फ्रेंड है जिसको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो बच्चा उसकी हेल्प कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज उसको लगता है कि अगर इसकी लड़ाई में मैं पढ़ूंगा या मैं उसको जाके मारूंगा, इसको बचाऊंगा, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा, टीचर मुझे पनिशमेंट देगा, राइट। तो यानी ये पनिशमेंट वाला जो सीन समझ रहे हो ना, इस वजह से वो उसके साथ का एक फ्रेंड है, वो देख तो रहा है वो पिट रहा है, वो चाहता भी मदद करे, लेकिन वो मदद नहीं कर रहा है, बिकॉज वो ओबीडिएंट बना रहना चाहता है, आज्ञाकारी बना रहना चाहता है शिक्षकों का, टीचर्स का, वो कोई भी पनिशमेंट वाला काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसको बचाना नहीं चाहता, राइट, या बचाता नहीं, ठीक है। चाहना गलत चीज हो गई, बचाता नहीं। वहीं पर दूसरी स्टेज समझिए, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, या इसको एक आप कह रहे हैं यहाँ पर अदला बदली का भाव होता है। यहाँ बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अब इसको समझिए, उसी फाइट के सीन में एक बच्चा दंड के डर से नहीं बचाता, वहीं पर उसका एक दूसरा फ्रेंड होता है, वो क्या सोचता है कि यार ये जो बड़ा वाला बच्चा है ना, ये किसी ना किसी को परेशान किया करता है, किसी ना किसी को मारा करता है, आज ये मेरे दोस्त को मार रहा है, हो सकता है कि कल को ये लड़का मुझ पे किसी बात पे नाराज हो जाए, फिर ये कल को मेरे को मारे। आज जैसे सब खड़े इसको देख रहे हैं पिटते हुए, कल को सब खड़े मुझे देखे पिटते हुए, तो इसलिए मैं तो इसे बचाऊंगा, पनिशमेंट मिलेगा देखा जाएगा, लेकिन मैं इसे बचाऊंगा। क्यों? कल को अगर ये ही लड़का मुझे पीटने लगता है तो कम से कम उस समय ये मेरा दोस्त तो मेरी मदद करेगा, ये तो मुझे बचाएगा, वरना तो मुझे कोई बचाएगा ही नहीं। तो वो बच्चा चला जाता है उस वाले बच्चे को बचाने के लिए, राइट। उस बड़े वाले से लड़ाई करता है, उसको बचाता है, बाद में पनिशमेंट मिलता है, जो भी होता है उसका उसे डर नहीं है। उसका इंटरेस्ट क्या है कि कल को अगर वो फंस जाए उस सिचुएशन में तो उसको बचाने के लिए तो ये बच्चा मौजूद रहेगा, राइट। तो यहां में उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, खुद का कुछ इंटरेस्ट है कि उसको एवज में क्या मिलेगा, ठीक। ये एकदम वही चीज होगी बच्चों वाली, जो किसी बच्चे ने कह दिया कल तुमने मेरा टिफिन खाया था, आज मैं तुम्हारा टिफिन खाऊंगा, राइट। यानी कोई भी इस तरह की चीज की ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगी। या अगर मान लो आपको किसी छोटे बच्चे से कोई काम करवाना है तो बच्चा क्या कहेगा, अच्छा ठीक है अगर मैं कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, राइट। उसका इंटरेस्ट कि उसको क्या मिलेगा, उसका हर चीज में इंटरेस्ट है कि उसका कहां पे फायदा है, बात समझ रहे हो आप। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरे में आते हैं गुड बॉय गुड गर्ल के केस में। अब देखिए यहां पर हमने एक चीज जान ली कि जो मोरालिटी है यानी नैतिकता है वो समाज पे आधारित है। अब वहां पे एक बच्चा और है, ठीक है, जो बच्चा बेचारा पिट रहा था, इसके लिए एक यहां पर इसका एक दोस्त और है, राइट। वो भी इसको देख रहा था, लेकिन वो इसको बचाने के लिए आगे नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसने देखा कि यार जो मेरी पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी, स्टूडेंट लॉबी है, वो सबके सब खड़े हैं, कोई नहीं जा रहा बचाने उसको, मैं क्यों जाऊं? अगर मैं गया तो सब मुझे बुरा मानेंगे। बात समझ पा रहे हो? यानी समाज को वो देख रहा है, समाज को देख रहा है, जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, मैं भी नहीं जाऊंगा, राइट, वरना मुझे सब बुरा बुरा कहेंगे।
तो इसलिए वो अच्छा बने रहना चाहता है, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुक्ता बात समझ पा रहे होंगे। तो वो सबके बीच में, समाज के बीच में अच्छा बनना चाहता है, इसलिए वो उसको बचाने नहीं जा रहा है। ठीक बात है? ओके। दूसरा आता है सोशल कंफॉर्मिटी, यानी एक और नाम से इसको आप जान लीजिए अथॉरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स, राइट। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, इन दोनों बच्चों की, ये छोटा बच्चा था और ये बड़ा बच्चा था, ठीक बात, ये इसको पीट रहा था, राइट। अब ये बच्चा इसको पीट रहा था। अब यहां पर बात समझने वाली ये है कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है, कोई बच्चा नहीं आ रहा है, यहां पर इसके एक दोस्त ने इसको बचाने की कोशिश करी, बट स्टिल लड़ाई नहीं रुकी। वहां पर क्या हुआ, वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल को बात पता चलती है, वो प्रिंसिपल आ जाता है यहाँ पर इनको देखने कि ये क्या चल रहा है मसला। वहां पर वो जैसे ही देखता है उन दोनों बच्चों को लड़ते हुए, इमीडिएट पहुंचता है, दोनों को डांट लगाता है और उसके बाद दोनों को लेके अपने प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है। ठीक है, वहां पे ले जाके उन बच्चों को पहले तो खूब डांटता है, फिर समझाता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, राइट। ये सब समझाने के साथ ही साथ, चूंकि उन्होंने वो काम गलत किया, वो एक सामाजिक दायरे में गलत काम था कि आप बड़े हो तो आप छोटे को कैसे आप पीट सकते हो, राइट। और छोटे ने भी कुछ ना कुछ खुराफात जरूर करी हुई, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो प्रिंसिपल है, उसको तो अनबायस्ड डिसीजन देना है, राइट, पक्षपात नहीं करना है। उसने उन दोनों बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और बोल दिया अपने पेरेंट्स को बुला के, जब तक नहीं लेके आओगे स्कूल नहीं आना है, दोनों का नाम काटा जाता है। ठीक, तो प्रिंसिपल ने आगे डिसीजन दिया, एंड उस डिसीजन को क्यों दिया उसने, बिकॉज वहां पे और जो लोग मौजूद हैं उनको इस चीज का एहसास हो जाए कि अगर कल को हमने कोई ऐसी लड़ाई करी, ऐसा कोई झगड़ा किया, तो प्रिंसिपल हमारा नाम भी काट देंगे, हमें फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और ये बात घर तक पहुंच जाएगी, फिर पिटाई भी होगी, सारे ही कुकर्म हो जाएंगे हमारे साथ, है ना। तो इन दैट केस उस प्रिंसिपल ने आके इन लोगों को समझाया कि ये चीज गलत है। इसी के साथ साथ प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के बीच में अनाउंस किया कि ये सारी एक्टिविटीज स्कूल के नियमों के खिलाफ हैं। अगर कोई भी बच्चा इस तरह की एक्टिविटी पढ़ाई के अलावा करता हुआ पाया गया, उसको इमीडिएट इफेक्ट से स्कूल से भगा दिया जाएगा, उसका नाम काट दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से बच्चों में डर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से जिसको बोला जाता है कि अथॉरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, राइट, यानी सामाजिक अनुरूपता। ठीक, तो ये उसका एक उदाहरण हो गया। आगे चलते हैं, बात आती है पोस्ट कन्वेंशनल की, यानी यहां पर मोरालिटी खुद से वो डिसाइड करता है सही क्या है गलत क्या है, और यहां पर जो नैतिकता है वो उसकी मूल्य सबसे हाई, यानी यहां पर सबसे हाई लेवल होता है, राइट, नैतिकता डेवलपमेंट की अगर हम बात करें। तो यहां पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की, तो आइए अब इनको भी देख लेते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन देखिए, अभी वो जो हरकत, वो लड़ाई झगड़ा जो स्कूल में हो रहा था, स्कूल प्रीमाइसेस में हो रहा था, बाहर से एक आंटी जी निकलती है, ठीक है, रिक्शे पे बैठ के। वो अचानक देखती है कि अंदर से कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है, रिक्शा रुकवा लेती है, तो देखती है दो बच्चे अंदर लड़ाई कर रहे हैं, एक बड़ा बच्चा है एक छोटा बच्चा है, बड़ा वाला छोटे को मार रहा है। अब वो आंटी देखती है पूरा ही सिनारियो जो उनके सामने सीन हो रहा होता है, उसके बाद वो भी एक्टिविटी देखती है कि प्रिंसिपल आता है, कैसे डांटता है दोनों को और भगा देता है, नाम काट देता है, राइट। ये सारी चीजें जब वो देखती है तो उनके दिमाग में कुछ चीजें आती है कि यार इस तरह के जो नियम है ये हमारे एक समाज, हमारी सोसाइटी में भी होने चाहिए, राइट, जिसके थ्रू एक सही इंसान जो है, जिसको बोलते हैं कमजोर आदमी, राइट, उसको भी उसके राइट मिल सके। कि ये नहीं है कि कोई मजबूत आदमी, कोई बाहुबली टाइप का आदमी आके उसको जबरदस्ती उसको दबाया जा रहा है, उसको मार पीट रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, राइट। तो इस तरह के नियम कायदे कानून भी हमारे समाज में भी होने चाहिए, जिससे किसी का नुकसान ना हो। अच्छा, साथ ही साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात आती है, तो यानी यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो समाज में जो भी नियम है, नियम कायदे कानून है, वो थोड़े से लचीले भी होने चाहिए। लचीले इन सेंस कि ऐसा ना हो कि वो नियम कायदे कानून किसी का नुकसान करे दे रहे हैं, राइट। वो कोई भी इसी तरह का नियम कायदा हो सकता है कि किसी का अगर नुकसान हो रहा है ना, तो नुकसान होने के केस में वो उस कानून, उस नियम को तोड़ देगा इंसान, राइट। ऐसा होना चाहिए, राइट। जब बात आ रही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की, यानी सामाजिक अनुबंध की, ठीक है, तो यहां पर मसला यही है कि नियम कायदे होने चाहिए, बहुत जरूरी है एक सोसाइटी में भी, लेकिन लचीले होने चाहिए, जिससे किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो सके, ना ही किसी को दबाया जा सके गलत। ठीक, ऐसे नियम नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो उन्हें भी तोड़ दिया जाएगा, राइट। तो मतलब यही हो गया कि सामाजिक व्यवस्था और हमारे जो अपने अधिकार हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होनी चाहिए, यानी एक संतुलन होना चाहिए। ये नहीं कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चक्कर में हमारे अपने अधिकार दबे जा रहे हैं, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है, लेकिन उन सामाजिक व्यवस्थाओं के चक्कर में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक, तो इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, राइट।
ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो कि है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। अब ये केस क्या हुआ इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए उसी लड़ाई झगड़े वाली चीज को हम उठाते हैं, ठीक। प्रिंसिपल ने जब सारी चीजें हो गई, रेस्टिगेट कर दिया दोनों बच्चों को, उसके बाद प्रिंसिपल को भी टेंशन हुई कि यार ऐसा माहौल स्कूल में क्यों चल रहा है। इट मींस कि बच्चे थोड़े से या तो मिसगाइडेड हैं, उनको चीजें पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो आफ्टर असेंबली सारे बच्चों के बीच में एक डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन क्या करते हैं, एक तरीके से समझाते हैं उनको। समझाते ये हैं कि ये जो लड़ाई झगड़ा होता है, ये जो भी इस तरह की चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं हमारे वैचारिक मतभेदों के कारण, राइट। यानी हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ सही है, हम वैसे कर रहे हैं, सामने वाला कुछ सोच रहा है वो सही है, उसको वैसा चाहिए, बट चूंकि मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, इसलिए वो वहां पर उस चीज को बुरा मान जाएगा। अब अगर वो मान लो हमसे ताकतवर है, हमसे बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी धाक जमाएगा हम पे। तो एग्जैक्टली सेम वही चीज वहां पर भी हुई थी। तो वहां पर वो प्रिंसिपल क्या समझाता है बच्चों को कि बच्चों, हमको एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के विचारों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। समझना कैसे चाहिए, हो सकता है मेरे स्थान पे खड़े हो, मेरी जगह पे खड़े हो, तो तुम्हें वो चीज गलत लग रही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर दूसरे की जगह आप वो चीज खड़े होकर सोचोगे तो आपको वो चीज सही लगेगी। ठीक बात है, मतलब ये हाई लेवल हो गया ना, आप समझ पा रहे हो। यहां पर जो नैतिकता है ना, बहुत हाई लेवल जो वैल्यूज हैं उनकी बात होती है, जो कि आसानी से नहीं डेवलप हो पाते हैं सब में, राइट। इसी वजह से कहा जाता है कि यहां पर अगर इस तरीके से बच्चा सोचने लगे ना, लेकिन बहुत रेयर होता है, ये चीज नहीं हो पाती कि दूसरे को गलत ना समझे, उसके पर्सपेक्टिव को, उसके पॉइंट को भी वो चीज समझ पाए, उस चीज को समझ पाए। यही हो गया सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। ठीक, तो आई होप कि ये 6 स्टेजेस एंड तीनों लेवल्स यानी तीनों स्तर आपके सामने अभी एकदम क्लियर होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, एंड साथ में अब आपसे मैं डिस्कस करता हूं, ये तो मैंने एक स्टोरी के थ्रू आपको 6 अवस्थाएं समझाई। अब हम बात करते हैं हाइंस डिलेमा की, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोलबर्ग थ्योरी का जब भी नाम आता है तो हाइंस डिलेमा डेफिनेटली आएगा आपके दिमाग में, और उससे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन भी आता है। तो हाइंस डिलेमा को जरा समझ लेते हैं कि हाइंस डिलेमा था क्या। तो चलिए गाइस, जब बात यहां पर करते हैं हाइंस डिलेमा की, यानी डिलेमा मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, दुविधा, यानी हाइंस की दुविधा की स्थिति कोई है, वो दुविधा की स्थिति क्या है वो समझते हैं। हाइंस एक कोई पर्सन है, राइट, एक कोई गरीब इंसान है, उसकी वाइफ वो बहुत, जिसको बोलते हैं बीमार है, ठीक है, बीमार है, काफी सीरियसली बीमार है, मतलब उसकी स्थिति काफी खराब है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो हो सकता है वो मर जाए। ठीक, उसने बेचारे ने अपनी वाइफ को जैसे तैसे एक डॉक्टर को दिखाया, एक हॉस्पिटल में ले जाके, तो डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम्हारी बीवी की हालत ऐसी है कि अगर इसको इमीडिएट मोमेंट पे एक पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं मिलेगा, एक दवाई नहीं मिलेगी, ये समझ लो कि तुम्हारी बीवी कुछ घंटों या शायद दिन 2 दिन की मेहमान है, तो वो खत्म हो जाएगी, यानी इसकी लाइफ पर बात आ गई है। अब मसला ये हो गया कि जो हाइंस था उसने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये मेडिसिन मिलेगी कहाँ, तो पता चला कि भैया ये मेडिसिन अगर देखो तो शहर में जनरली अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट बहुत रेयर मेडिसिन है, और इसको एक बंदा है कोई, उसने बनाया है, वो शॉपकीपर भी है, ठीक है, शॉपकीपर भी है, प्लस उसको आप एक साइंटिस्ट कह लो, जो भी कह लो, उसी ने वो दवा बनाई है। अब वो ये कह रहा है कि जो भी दवा का MRP है, मैं तो इसको भैया बहुत महंगे में बेचूंगा, बहुत महंगे में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बनाई है और इसमें ये दवाई इस कॉम्पोजिशन में कोई है नहीं अवेलेबल, तो मैंने मेहनत करके अपने महीनों सालों देके फिर ये दवा बनाई है, तो इसको तो मैं महंगे में बेचूंगा, खूब पैसा इससे कम होगा, राइट। हाइंस को पता चलता है, तो हाइंस इस बंदे के पास जाता है और कहता है भैया मेरे को ये दवाई चाहिए। बेचारा जैसे तैसे अपनी जो भी इकट्ठा कर पाता है, अपने व्यवहारियों से मिलजुल के, दोस्त यारों से मिलके, उधार लेके जो भी अमाउंट इकट्ठा कर पाता है, लेके जाता है शॉपकीपर के पास, कहता है मेरे को फलानी दवाई चाहिए, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मेरे पास रुपए इतने ही हैं, मतलब जो भी उसका फिक्स अमाउंट है। शॉपकीपर क्या बोलता है, बोलता है नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, लेनी है तो ये रेट है, इस रेट से नीचे मैं एक चवन्नी नहीं दे पाऊंगा, इस रेट में लेनी है तो लो। अब वो बहुत मिन्नतें करता है, कहता है कि भाई प्लीज मेरे को दे दो, मेरी बीवी की जान का सवाल है, दे दो दे दो दे दो, बाकी धीमे धीमे मैं चुका दूंगा, ये जो भी उसने कंडीशन वहां पर रखी। लेकिन वो शॉपकीपर नहीं माना, उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं थी, उसको सिर्फ पैसे का मोह था कि जो उसने मेहनत करी है उससे किसी की जान बचना जरूरी नहीं है, उस मेहनत से उसको पैसे इकट्ठा हो, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट था।
तो खैर ये इसकी आइडियोलॉजी थी, राइट। बट यहाँ पर इसकी स्थिति समझिए अगर हाइंस की आप, तो हाइंस का डिलेमा ये था, दुविधा ये थी कि अब ये जब पैसा लेके देने को तैयार ही नहीं जितना पैसा इसके पास है, और दवा भर का पैसा इसके पास था नहीं, तो ये क्या करे। बेचारा बहुत मायूस होकर चला गया, राइट। चले आने के बाद फिर रात होती है। जब रात हुई तो उसने देखा है दुकान बंद हो गई है, तो रात में दुकान जाता है एंड दुकान को तोड़ता है, राइट। दुकान तोड़कर अंदर जाता है एंड वो जो मेडिसिन होती है उस मेडिसिन को लेके अपनी बीवी को खिलाता है, और अपनी बीवी को खिलाता है, वो देता है, उसकी बीवी रिकवर हो जाती है, यानी वो जान के खतरे से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यानी इतना काम इसने किया, यानी दुकान तोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है एक काइंड ऑफ चोरी हुई, राइट। तो यानी इसने चोरी करी रात में उस दुकान में और अपनी वाइफ को उसने बचा लिया, ठीक बात। अब मसला ये है कि जब कोहलबर्ग की बात करी जाती है तो हाइंस डिलेमा क्यों दिया जाता है। कोहलबर्ग ने जब देखा कि नैतिक विकास क्या होता है तो उन्होंने हाइंस डिलेमा को उठाया। जैसे मैंने आपके सामने कंडीशन उठाई थी ना बच्चों की लड़ाई वाली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइंस डिलेमा उठाया। हाइंस की पूरी ये स्टोरी उठाई और उस स्टोरी को अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ में रखा। तो किसी बच्चे ने अपनी समझ के हिसाब से कुछ कहा, जैसे जब प्री कन्वेंशनल की बात हुई तो प्री कन्वेंशनल में क्या था कि माँ बाप ने जो भी उनके बड़े होते थे बच्चों को क्या कहते थे, नहीं चोरी करना गंदी बात, तो वो इस सिचुएशन को समझेंगे ही नहीं कि क्या जान और क्या मौत, कुछ नहीं, बोले नहीं उसने चोरी करी, चोरी करना गलत बात है, राइट। अब उसको पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि पहले केस में पनिशमेंट होता था, ठीक है। दूसरी स्टेज में जब वो पहुंचा तब भी उसकी स्थिति क्या होती थी, गुड बॉय गुड गर्ल वाली, राइट। तो यानी उसको समाज के हिसाब से कि समाज जिस चीज को अच्छा मानता है तो वही चीज करनी चाहिए, जो चीज बुरी है वो बुरी है। तो समाज में चोरी तो गलत चीज है, तो समाज में चोरी भी गलत है। यानी जो कन्वेंशनल सोच वाले यानी कन्वेंशनल लेवल के जो बच्चे थे उन्होंने क्या बोला, भाई चोरी इसने करी ये गलत है, उन्होंने भी इस चीज को नहीं समझा। लेकिन जैसे ही पोस्ट कन्वेंशनल पे गए जहां पर हाई लेवल वैल्यूज डेवलप हो जाती है बच्चे में, बच्चा अपनी मोरालिटी खुद डेवलप करता है, खुद देखता है सही क्या है गलत क्या है, तो वो बच्चे इस पूरी सिचुएशन को देखेंगे, समझेंगे एंड उन्होंने फिर रिएक्ट किया कि नहीं इसने बिल्कुल सही किया। हालांकि तरीका इसका गलत था, लेकिन चूंकि यहां पर इस चोरी से बहुत बड़ी उसकी जो प्राथमिकता थी, जो उसको करनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते अपनी बीवी को बचाने की, तो उसने वो काम किया। तो ठीक है उसने एक अपराध जरूर किया, लेकिन उसे एक अपराध के चक्कर में उसने इतना बड़ा काम कर लिया, एक इंसान की जिंदगी उसने बचा ली। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, राइट। चोरी की उसको सजा मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन एक इंसान तो बच गया। इन केस अगर वो चोरी नहीं करता और दवाई उसकी बीवी को नहीं मिलती, वो मर जाती, तो पूरी जिंदगी उसकी घुट घुट के कट जाती। ठीक, तो आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे अलग अलग लेवल के बच्चों ने उन चीजों को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, उस पर रिएक्ट किया। ठीक, तो ये बेसिकली है हाइंस डिलेमा। ठीक है, आप भी अपने परसेप्शंस बताइएगा, अपने व्यूज बताइएगा कि हाइंस डिलेमा पे क्या चीज ठीक लगी आपको, क्या नहीं ठीक लगी, या क्या वो और कर सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अपन लोग कुछ 2-3 टर्म्स की। लाइक यहाँ पर एक बात आई मॉरल रीजनिंग की। मॉरल रीजनिंग का मतलब क्या हो गया, नैतिक तर्कणा। ठीक है, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा का मतलब क्या हो गया भाई, नैतिक चीजों की जब भी बात आती है, यानी मॉरल वैल्यूज की बात आती है, तो मॉरल वैल्यूज के हिसाब से तो चोरी नहीं करनी चाहिए थी हाइंस को, राइट। लेकिन अब उसने अगर चोरी कर ली अपनी बीवी की जान बचाने के लिए, तो उसके लिए उससे पहले उसने कितना सोचा होगा कि मैं चोरी करूं या ना करूं, करूं तो मेरे सामने क्या वजह है जिसके लिए मैं करूं, और अगर ना करूं तो क्यों ना करूं। ठीक है, तो मतलब इन दैट केस कि जो भी उसको डिसीजन लेना पड़ा, तो वो डिसीजन वो किस बेसिस पे ले, उसके पीछे उसकी रीजनिंग क्या थी, उसने क्या तर्क लगाए। ठीक, ये हो गई बेसिकली मोरल रीजनिंग। नेक्स्ट आता है मॉरल डिलेमा, यानी फिर वही चीज, मॉरल मतलब नैतिक, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा की स्थिति भी वही है, डिसीजन ना ले पाने की स्थिति क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल हाइंस को अगर हम छोड़ दें एक मिनट के लिए, एक अपनी आपस की कोई बात कर रहे हैं, सिचुएशन में अक्सर देखी गई है, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ जाते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, कि एक कोई कैंडिडेट है, वो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, वो भी मेंस देने जा रहा है, या इनफैक्ट मेंस भी क्वालिफाई कर गया, उसका इंटरव्यू लगाया सेम डेट पे, एंड सेम डेट में उसके घर में उसके पेरेंट्स के साथ कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि उसका वहां होना, मौजूद होना बहुत जरूरी है, वरना उसके पेरेंट्स के टेक केयर कौन करेगा, राइट। तो इन दैट केस अब उसको एक तरफ दिख रहा है कि उसका यूपीएससी का इंटरव्यू है जहां पे सीधे उसका सिलेक्शन है, एक अच्छा खासा उसका करियर है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसका दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स है, राइट, मम्मी पापा जिनके साथ भी जो भी दिक्कत है उनको वो समस्या लग रही है। अब वो इन दैट केस वो उस दुविधा में पड़ा है, उस मॉरल डिलेमा में पड़ा है कि उसको क्या करना चाहिए। तो
तो ये है बेसिकली मॉरल डिलेमा की कंडीशन, राइट। तो ये इस तरीके से मॉरल रीजनिंग एंड मॉरल डिलेमा ये हो गया। एंड जब बात आती है क्रिटिसिज्म की, तो कैरोल गिलियन ये एक रिसर्च स्कॉलर थी, इन्हीं के अंदर ये कर रही थी, और यानी कोहलबर्ग के अंदर इन्हीं की स्टूडेंट थी। तो इनको कुछ पॉइंट्स पे कोहलबर्ग की थ्योरी नहीं अच्छी लगी, यानी नहीं अच्छी लगी इन सेंस कि इन्होंने उसका आलोचना करी। क्या? पहली चीज कि इन्होंने हर जगह पर जेंडर बायसनेस करी है। जेंडर बायसनेस मतलब लैंगिक पक्षपात किया है, यानी इन्होंने हर जगह पर एक पुरुष को यानी मेल को ही रखा है। इन्होंने फीमेल की फीलिंग्स को, फीमेल के मोरल को समझने की कोशिश नहीं करी। हर एग्जाम्पल इनका जो है मेल बेस्ड ही रहा है। तो इन्होंने जो भी मोरालिटी जिस ग्राउंड पे भी इन्होंने जो भी बातें निकाली ना, वो सारी इन्होंने मेल को ही ध्यान में रखते हुए निकाली, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर फीमेल्स पर ध्यान नहीं दिया, राइट, बिकॉज उनको अगर देखें तो उनके बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग तरीके से सोचती हैं, अलग तरीके से उनके अपने मोरल्स होंगे, कुछ अलग होंगे, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने जेंडर बायसनेस करी। एंड दूसरा इनकी जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो किया जाता है कल्चर, यानी इन्होंने कल्चरल बायसनेस भी इनके थ्योरी में देखी। तो बेसिकली अगर आलोचना की बात आती है तो दो चीजों पर इनकी आलोचना में बात आती है, लाइक जेंडर बायसनेस यानी जो लैंगिक पक्षपात है, और दूसरा कल्चरल बायसनेस यानी सांस्कृतिक पक्षपात, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल कोहलबर्ग की थ्योरी भी खत्म होती है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो 6 अवस्थाएं थी, 3 स्तर थे, वो मैंने आपको बता दिया, हाइंस डिलेमा आपको बता दिया। तो आई होप कोहलबर्ग की थ्योरी आपके सामने एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब मिलते हैं इसी के साथ एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।